welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and we are back in the new year with the history of 1st and 2nd January. Yes, आज हम यहाँ अपने साथ इस सेशन में डिस्कस करेंगे 1 और 2 तारीख की घटनाएं जनवरी में घटी हुई बिल्कुल हिस्ट्री गुरु के साथ। तो स्वागत करेंगे हिस्ट्री गुरु का भी और आप सभी का भी, जितने भी कैंडिडेट्स और व्यूवर्स हमारे सेशंस के साथ बने रहते हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम द होल टीम ऑफ महिंद्रा गुरु। इसी तरीके से फॉर योर इन्फॉर्मेशन के साथ बने रहिए क्योंकि ये आप ही के लिए है, आपका सेशन है, आपकी जानकारी के लिए है, तभी तो इसका नाम है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दैट इज #FYI। सेशन हम स्टार्ट करेंगे बट यस उससे पहले बिल्कुल हम चाहेंगे हिस्ट्री गुरु भी आपको एक बार मोटिवेट कर दे। नया साल नया दिन सर, नई घटनाओं पे हम नजर डालेंगे और बिल्कुल जो हमारा एक कंसेप्ट है 365 डेज इन अ नॉर्मल ईयर और 366 डेज इन अ लीप ईयर, तो ये किस तरीके से कैंडिडेट को बूस्ट अप कर सकता है। और बिल्कुल साल की शुरुआत हो चुकी है, आज हम जुड़ रहे हैं फिर से इनके साथ नए साल में नए तरीके से, तो किस तरीके से ये बने रह सकते हैं बिल्कुल हमारे साथ। बिल्कुल, सबसे पहले सारे एस्पायरेंट्स को महिंद्रा परिवार की तरफ से 2017 के लिए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आप सारे लोगों के लिए सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रहे और आप अपने जीवन में जो भी हासिल करना चाहते हैं, जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, वो मुकाम आपको जबरदस्त तरीके से मिले। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए अब हम इस न्यूज पर अगर बात करते हैं तो आज की न्यूज, ये सारी न्यूज जो हमने 2016 में डिस्कस की, जो भी इवेंट्स थे मैम नेशनल और इंटरनेशनल, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और 2017 वर्ष भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो पास्ट की घटनाओं को जरूर याद रखना सीखें क्योंकि हिस्ट्री ऑफ द डे फॉर योर इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मिलता है। बिल्कुल, तो बढ़ेंगे आगे सेशन के साथ बट यस एक बार हम याद दिलाना चाहेंगे, इफ यू आर नॉट द सब्सक्राइब व्यूअर येट, सब्सक्रिप्शन नोटेशन पे क्लिक करके हमारे सब्सक्राइब व्यूअर बन जाइए क्योंकि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस नए साल में महिंद्रा गुरु की तरफ से जितने भी तोहफे आपको मिलने हैं उससे कहीं ना कहीं आप दूर रह सकते हैं, तो इसीलिए सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा ऐप तो है ही आपके साथ जो 24/7 आपको नोटिफाई करती रहेगी रिगार्डिंग वैकेंसीज एंड एवरीथिंग। चलिए ज्यादा टाइम लेंगे नहीं और बढ़ेंगे फॉर योर इन्फॉर्मेशन #FYI के पहले इवेंट के साथ। 1 जनवरी के दिन जो कि हमारा कल था 1502 में घटित घटना पे द प्रेजेंट डे लोकेशन ऑफ रियो डी जेनेरियो ब्राजील वाज फर्स्ट एक्सप्लोर्ड बाय पोर्चुगीज। तो बिल्कुल यहाँ पे सर देखने में, समझने में, पढ़ने में आ भी रहा है कि प्रेजेंट डे लोकेशन ऑफ रियो डी जेनेरियो मतलब आज की स्थिति में, आज के दिनांक में इसकी जो एक पोजीशन है, लोकेशन है, उसका एक्सप्लोरेशन हुआ था पोर्चुगीज के द्वारा। और क्या इंपॉर्टेंस है इसका? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर हम बात करते हैं तो ब्राजील का एक शहर है जो ब्राजील का एक दूसरा सबसे बड़ा शहर है और अभी लेटेस्ट ओलंपिक गेम्स भी मैम वहां पर हुए थे। तो याद रखिएगा आज ही के दिन यानी कि 1 जनवरी को ईयर कौन सा था, 1502 में पुर्तगाली यात्रियों के द्वारा, खोजी यात्रियों के द्वारा रियो डी जेनेरियो की खोज की गई थी। तो कभी आपसे अगर पूछा जाए कि रियो डी जेनेरियो की खोज कब की गई थी तो आपका आंसर 1502 होगा। अब याद रखिएगा रियो डी जेनेरियो का मतलब होता है जनवरी रिवर। याद रखिएगा जनवरी रिवर इसका मतलब होता है, लेकिन इसका नाम गलती से रख दिया गया था। अच्छा। क्योंकि उस समय जनवरी का महीना था इसलिए नाम रखा गया था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी नदी के मुहाने पर है तो इसीलिए उसका नाम रियो डी जेनेरियो रखा गया था। अब यहाँ पर देखिए बात आई है ब्राजील की, रियो डी जेनेरियो की बात आई है। बिल्कुल ओलंपिक गेम से अभी बहुत चर्चित प्लेस भी रहा है और ये ब्राजील का एक शहर भी है। तो ब्राजील की राजधानी की अगर बात करेंगे तो ब्रासीलिया आता है, तो ये न्यूज आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकती है। जी बिल्कुल। और सर अगर अभी हम यहाँ देखें तो रियो डी जेनेरियो कहीं ना कहीं की जो हमारे 7 वंडर्स हैं उसमें से एक वंडर यहाँ पे भी स्थित है, तो इसीलिए ये रियो डी जेनेरियो जो है इम्पोर्टेंट बन जाता है। बढ़ेंगे हम लोग आगे अगले इवेंट के साथ जो कि हुआ था 1804 1 जनवरी के ही दिन हाइती बिकेम द फर्स्ट ब्लैक रिपब्लिक एंड सेकेंड इंडिपेंडेंट कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स। अब यहाँ पे ये बिल्कुल फर्स्ट ब्लैक रिपब्लिक और सेकेंड इंडिपेंडेंट कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स, तो किस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं और समझ सकते हैं? मैम बहुत इंपॉर्टेंट है, हैती एक आइलैंड भी है, बिल्कुल कैरेबियन सी में पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1804 आज का दिन मैम 1 जनवरी और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस स्टेटस उनको मिला है। अच्छा। आजादी मिली है, तो उनमें से हैती है। हैती को आप जरूर याद रखिए। अगर आपसे पूछा जाए किसका उपनिवेश था तो बिल्कुल यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका से लगा हुआ था। अगर लोकेशन पूछी जाए तो कैरेबियन सी की इसकी लोकेशन है। तो ये न्यूज आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकती है। कब आजाद हुआ था? 1804 में इसको आजादी मिली थी। बिल्कुल।
बढ़ेंगे आगे आगे अगले इवेंट के साथ, जो कि हुआ था 1877 1877 1 जनवरी के ही दिन क्वीन विक्टोरिया ऑफ द यूनाइटेड किंगडम वाज प्रोक्लेम्ड एम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल सर यहाँ पे ब्रिटिशर्स का टाइम था, अगर हम बोले तो बिल्कुल रूलरशिप की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम की हमारे ऊपर इंडिया पे चल रही थी, तो क्वीन विक्टोरिया को उस टाइम एम्प्रेस घोषित किया गया था इंडिया के लिए, भारत के लिए। और क्या महत्व बनता है जी इसका? बिल्कुल मैम, इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब शासन चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर शासन का शुरुआत की थी। उसके बाद में 1858 का एक एक्ट आया। उस 1858 के एक्ट से क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन किसके पास में आ गया? क्वीन के पास में चला गया, यानी कि वहां पर ब्रिटिश क्राउन के पास में चला गया और महारानी विक्टोरिया जो थी वो उसमें पूरा राजपाट सब देखने लगी और यहाँ पर सारी कंट्रोलिंग सिस्टम उन्हीं का चलता था। तो अगर 1877 आज ही के दिन यानी कि 1 जनवरी की अगर हम बात करते हैं तो ये वही दिन है और 1877 वही साल था जब क्वीन मैरी को ब्रिटिश भारत की महारानी घोषित किया गया था। अगर अच्छा। कभी आपसे पूछा जाए क्वीन मैरी को, क्वीन विक्टोरिया को ब्रिटिश भारत की महारानी कब घोषित किया गया था, तो आपका आंसर क्या होगा? 1877। जी, क्वीन विक्टोरिया कब बनी महारानी ब्रिटिश भारत की? 1877 आज ही का दिन, 1 जनवरी को। बिल्कुल, तो ये ध्यान रखना है, याद रखना है, बिकॉज ये हमारी कंट्री से भी जुड़ा हुआ है और ब्रिटिशर्स के टाइम से जुड़ा हुआ है। बढ़ेंगे आगे अगले इवेंट की तरफ, तो वी हैव 1906 का इवेंट 1 जनवरी के ही दिन बिल्कुल ब्रिटिश इंडिया ऑफिशियली अडॉप्टेड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो आईएसटी सर हमारा चलता है, बिल्कुल समय का आधार जिसको हम कहते हैं। तो ब्रिटिश इंडिया ने ऑफिशियली इसको अडॉप्ट किया था 1906 में। तो ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट ये बिल्कुल मैम इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एक कंट्री का अपना अपना टाइम जोन होता है, वो टाइम जोन भी डिसाइड किया गया था। तो ये जो 1 जनवरी 1906 आपको डेट दिख रही है, इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश भारत ने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को अपनाया था। याद रखिएगा, ब्रिटिश इंडिया ने ये इस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को अपनाया था और ये समय का अनुमान लगाने का एक टाइम था। समय का अनुमान लगाने के लिए इंग्लैंड के ग्रीनविच टाइम को स्टैंडर्ड टाइम मानते हुए, याद रखिएगा, जो इंग्लैंड का ग्रीनविच टाइम है उसको स्टैंडर्ड टाइम मानते हुए पूरी दुनिया को अलग अलग टाइम जोन में डिवाइड किया गया था। और तब से भारत का समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है। याद रखिएगा, जो भारत के टाइम जोन, भारत का जो समय निर्धारित किया जाता है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है। बिल्कुल, बढ़ेंगे आगे अगले इवेंट की तरफ, जो कि हुआ था 1956 1 जनवरी बिल्कुल 1956। सुडान अचीव्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम इजिप्ट एंड द यूनाइटेड किंगडम। बिल्कुल मैम जैसा कि अभी हमने बताया भी था, बहुत सारे कंट्रीज आजाद हुए हैं आज ही के दिन, यानी कि नए साल की शुरुआत थी। तो बहुत सारे कंट्री आजाद हुए, उन्हीं में से सूडान एक देश है। बिल्कुल, सूडान याद रखिएगा। इजिप्ट से और यूनाइटेड किंगडम से इसको आजादी मिली थी। 1 जनवरी को 1956 को आजादी मिली थी। और इजिप्ट और सूडान से एक और मैम नया कंट्री निकल के आता है, जिसको अब साउथ सूडान बोलते हैं। जूबा जिसकी कैपिटल है। सूडान की अगर कैपिटल की बात की जाएगी तो खार्तूम वहां की कैपिटल है। तो ये देश के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसका एक उदय हुआ था 1956 को आज ही के दिन, 1 जनवरी। बिल्कुल, बढ़ेंगे आगे 1 जनवरी के अगर देखें तो अगला इवेंट है हमारे पास 1984 का, जब ब्रूनी बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। बिल्कुल इसी सिलसिले में कंट्रीज के इंडिपेंडेंस में वी हैव अनदर नेम, ब्रूनी। ब्रुनेई की बात करते हैं। ब्रुनेई को भी 1984 को आज ही के दिन आजादी मिली थी यूनाइटेड किंगडम से। आपको एक चीज जरूर देखने में आ रही होगी, यूके के बहुत सारे देश कहीं ना कहीं उपनिवेश के रूप में रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे देशों के ऊपर उसका शासन रहा है। अब ब्रुनेई एक इंपॉर्टेंट एक देश का नाम है जिसकी कैपिटल बंदर सेरी है। बिल्कुल, बंदर सेरी के नाम से इसकी कैपिटल है। तो ब्रुनेई को इस दिन 1984 को आजादी मिली थी। बिल्कुल, बढ़ेंगे आगे देखेंगे अगला अगर हम बात करें तो यस वी हैव बर्थडेज ऑफ 1 जनवरी। 1 जनवरी साल का पहला दिन, बिल्कुल किस किस की जन्मतिथि होती है, तो सबसे पहला नाम यहाँ पे आता है सत्येंद्र नाथ बोस का। 1894 में जन्मे सत्येंद्र नाथ बोस कौन है? जी बिल्कुल, सत्येंद्र नाथ बोस बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, भारत के महान वैज्ञानिक रहे हैं। याद रखिएगा, भारत के महान वैज्ञानिक। और क्वांटम मैकेनिक्स में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स की नींव रखने के लिए इनको याद किया जाता है। याद रखिएगा, भारत के महान वैज्ञानिक और क्वांटम मैकेनिक्स में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। और बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की नींव रखने में भी इनको याद किया जाता है। बिल्कुल, दैट मीन साइंटिस्ट हैं जी। और स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ये नाम जरूरी है यहाँ पे। तो सत्येंद्र नाथ बोस का नाम याद रखें। 1 जनवरी 1894 को इनका जन्म हुआ था।
बढ़ेंगे आगे तो देखेंगे 2 जनवरी 2017 जो आज का दिन है, तो आज की घटनाएं और बर्थडेज और ऑबिचुरीज क्या क्या हुई हैं, क्या क्या नहीं हुई हैं, और फिर बढ़ेंगे हम लोग आगे के हमारे यस योर रिवीजन पार्ट, दैट इज द क्वेश्चनर सेशन। तो 2 जनवरी 2017 आज का दिन है, तो आज के दिन क्या घटनाएं घटी, तो वी हैव 1959 1959 2 जनवरी के दिन लूना 1 द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू रीच द विसिनिटी ऑफ द मून एंड टू ऑर्बिट द सन वाज लॉन्च्ड बाय सोवियत यूनियन। तो बिल्कुल सर स्पेस से रिलेटेड न्यूज है, यहाँ पे लूना 1 की बात हो रही है, पहले स्पेसक्राफ्ट की बात हो रही है, पहुंचने की बात हो रही है, मून पे पहुंचने की और सन के ऑर्बिट में। तो और हम इससे क्या जान सकते हैं? बिल्कुल मैम, ये इंपॉर्टेंट है और सीधे सीधे पूछा जाता है कि लूना कब पहुंचा था। तो याद रखिएगा 1959 में पहुंचा था। और किसके लिए गया था यहाँ पर, तो मून के स्टडी के लिए किया गया था। और सन के ऑर्बिट में भी वहां पर लॉन्च किया था। किस कंट्री ने लॉन्च किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका बन सकता है। तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ ने वहां पर लॉन्च किया था। आज ही का दिन था, 2 जनवरी, ईयर था 1959। बिल्कुल बढ़ेंगे आगे और देखेंगे अगले इवेंट की तरफ। तो बिल्कुल अगला हमारा बर्थडे सेक्शन है 2 जनवरी का। 2 जनवरी को किसका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव यस कीर्ति आजाद। कीर्ति आजाद की बात करें तो 1959 2 जनवरी के ही दिन इनका जन्म हुआ है। तो बिल्कुल सर कौन है ये वेटरन पर्सनालिटी? बिल्कुल, कीर्ति आजाद को सारे लोग जानते होंगे क्योंकि इस समय मैम पॉलिटिक्स में सक्रिय रहते हैं। हालांकि अगर हम इनके करियर की बात करते हैं, ये किस लिए जाने जाते हैं, तो इंडियन क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं कीर्ति आजाद साहब। और इनके पिताजी बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, याद रखिएगा। इनका पूरा नाम है कीर्तिवर्धन भगवत झा। याद रखिएगा कीर्तिवर्धन भगवत झा, क्योंकि भगवत झा की अगर हम बात करते हैं तो वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार रह चुके हैं। तो इसलिए इनके अपने नाम के आगे ये अपने पिताजी का नाम प्रयोग करते हैं। और 1983 अगर सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो 1983 में जो भारत ने विश्व कप जीता था, कपिल देव साहब जब कप्तान थे उस समय, तो उस समय उस टीम के ये सदस्य भी रहे थे। बिल्कुल, दैट मींस अ फॉर्मर क्रिकेटर एंड यस अ वेटरन पॉलिटिशियन। कीर्ति आजाद जी का जन्मदिन होता है 2 जनवरी के दिन और 1959 में जन्मे थे। बढ़ेंगे आगे देखेंगे अगला बर्थडे वी हैव ऑफ रमन लांबा 1960 आज ही के दिन 2 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। तो अब ये रमन लांबा जी भी कौन है? बिल्कुल मैम, जैसा कि अभी कीर्ति आजाद जी की बात चल रही थी, वो भी एक क्रिकेटर और यहाँ पर रमन लांबा साहब भी एक क्रिकेटर हैं। और रमन लांबा के बारे में एक चीज जरूर बताना चाहूंगा मैं कि उनकी मृत्यु प्लेग्राउंड में खेलते समय हुई थी। अच्छा। ये जरूर याद रखें। और जब वे जगबंधु स्टेडियम ढाका में क्रिकेट क्लब में शॉर्ट लेग पर बगैर हेलमेट के फील्डिंग कर रहे थे, तो उसी समय मेहराब हुसैन ने वहां पर एक जोर से शॉट लगाया था और वो इनके सिर में लगा जाकर के। जब सिर में लगा तो काफी इंटरनल ब्लीडिंग हुई और उस ब्लीडिंग के बाद में, हालांकि यहाँ से दिल्ली से भी एक सर्जन बुलाया गया था मैम, लेकिन कंडीशन कंट्रोल नहीं हो पाई उस समय। उसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो रमन लांबा बिल्कुल जाने जाते हैं। और खासकर अगर एक कह लीजिए स्पॉट के रूप में या कुछ भी हो, क्योंकि ये कहा भी जाता है कि क्रिकेट खेलते समय बहुत सारे गार्ड्स होते हैं, उनकी सबकी सुरक्षा की जाती है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना थी। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण था। तो बिल्कुल, लेकिन बर्थडे की बात हम कर रहे हैं तो 2 जनवरी को इनका बर्थडे होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली अगर हम बात करेंगे तो यस वी हैव क्वेश्चन आंसर सेशन, क्योंकि पुण्यतिथि 2 जनवरी के दिन ऐसी कोई एज सच इंपॉर्टेंस नहीं है ऑब्ituary सेक्शन में। बिल्कुल, तो हम बढ़ेंगे जल्दी से क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ और देखेंगे आज के सेशन में सर आपके लिए किस तरीके के क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो आंसर्स डेफिनेटली उसके साथ डिस्कस होंगे, तो यू कैन वॉच दिस सेशन ट्वाइस थ्राइस ताकि आपके क्वेश्चन आंसर भी रिविजन हो जाए। और ये सारे इवेंट्स बर्थडेज, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं नाम कुछ ऐसे जुड़ जाते हैं जिनको याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो हम यही कहेंगे FYI फॉर योर इन्फॉर्मेशन सेशन को आप बार बार देखें ताकि आपको ये ऑडियो वीडियो फॉर्मेट बिल्कुल आपके दिमाग में प्रिंट हो जाए। चलेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। अब यहाँ बिल्कुल बताना है इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज साउथ अमेरिका की। एंड ऑप्शंस में अगर हम बात करें तो वी हैव हिमालयाज, एल्प्स, एंडीज और रॉकीज। तो सर यहाँ पे हिमालय तो बिल्कुल एलिमिनेट हो ही जाएगा क्योंकि वो तो हमारी इंडिया का है। जी जी जी। एल्प्स की बात करें, एंडीज की बात करें, रॉकीज की बात करें, तो बिल्कुल अगर आंसर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एल्प्स, एंडीज, रॉकीज में से क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर चारों पर्वतमालाएं हैं और चारों पर्वतमाला इंपॉर्टेंट है। अल्पस भी इंपॉर्टेंट है, रॉकी भी इंपॉर्टेंट है और एंडीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर सही क्या है आपका, एंडीज है। बिल्कुल याद रखिएगा, साउथ अमेरिका की अगर महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे तो एंडीज है। अब एंडीज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जरूर मैं यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि ये साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड पर है
और वर्ल्ड की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, याद रखिएगा, वर्ल्ड की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज साउथ अफ्रीका के वेस्टर्न साइड पर है। और ये साउथ अमेरिका के 7 देशों अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वेडोर और वेनेजुएला से गुजरती है। और चिली में, जी हाँ, चिली में इसका सबसे ज्यादा विस्तार है। और एक सबसे ऊंची झील भी है, लेक भी है मैम, टिटिकाका, वो भी इसी पर सिचुएटेड है। और एकांकागुआ इसकी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। तो इसी तरीके से ये साउथ अमेरिका के रिलेटेड एंडीज माउंटेन रेंज से क्वेश्चन बन सकते हैं। अल्पस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कभी आपसे अल्पस के बारे में पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? अल्पस यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, यह यूरोप के 8 देशों से गुजरती है। जी बिल्कुल। तो चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर एंडीज है, बिल्कुल ये ध्यान रखना है। साउथ अमेरिका की इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वी हैव Who among the following were associated with the formation of स्वराज पार्टी? निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? सुभाष चंद्र बोस, सी.आर. दास, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। तो बिल्कुल सर, यहाँ पे स्वराज पार्टी की बात हुई है। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो इनका एसोसिएशन कहीं ना कहीं और रहा है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हम बचते हैं सी.आर. दास के साथ ही। जी बिल्कुल। देखिए, आपने अगर सी.आर. दास पे जा रहे हैं तो एकदम सही आंसर होगा। अब स्वराज पार्टी की अगर बात आई है तो स्वराज पार्टी को एक चीज जरूर ध्यान रखिए, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस समय एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। मार्च 1923 को इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया और बाय चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। याद रखिएगा, सी.आर. दास का पूरा नाम है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा मार्च 1923 में इस पार्टी को एस्टेब्लिश किया गया था। बिल्कुल। बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वी हैव What is the time limit for holding election to fill the vacancy in the office of the President of India occurring by reason has death, resignation or removal? भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्तियों को भरने की समय सीमा क्या है? 1 मंथ, 3 मंथ्स, 9 मंथ या 6 मंथ? तो बिल्कुल सर, बहुत बड़ा कार्य है ये, अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी काम की बात हो रही है यहाँ पे। तो भारत में अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या पद त्याग हो जाता है या हटा दिए जाते हैं तो बिल्कुल इम्पीचमेंट जिसको हम कहते हैं, तो उसके हिसाब से पद की रिक्तियों की बात की समय सीमा, तो हमें लगता है इसका आंसर 6 मंथ्स होना चाहिए। बिल्कुल। मैं हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन रखा गया है कि जब भी कोई पोस्ट खाली होती है, अब देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंट के रेफरेंस में बात की गई है, या तो उसकी डेथ हो चुकी है या उसने अपनी पोस्ट को त्याग दिया है या हटा दिया गया, इम्पीचमेंट प्रोविजन उसके ऊपर कंप्लीटली तरीके से फॉलो हो चुका है। उसके बाद में पोस्ट रिक्त है, यानी कि कोई भी राष्ट्रपति नहीं है, तो उसकी समय सीमा क्या है कि कौन नया राष्ट्रपति बनाया जाए? तो याद रखिएगा 6 महीने एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में डेट है। यही मैम सेम प्रोसेस इलेक्शन में भी होता है। बिल्कुल। जब भी कोई अगर एग्जिस्टिंग एमपी होता है, तो अगर एमपी की किसी की डेथ हो जाती है, एमएलए की किसी की डेथ हो जाती है या रिजाइन हो जाता है या पोस्ट छोड़ देता है, तो उसके बाद में जो ड्यूरेशन होता है उस 6 महीने में उस पोस्ट को फुलफिल किया जाता है। ठीक ऐसा ही राष्ट्रपति के लिए भी किया जाता है। बिल्कुल। बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। Which Governor General is called the Emancipation of Press? किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉल्फ, लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड हार्डिंग्स? तो बिल्कुल ये टाइम है वही ब्रिटिशर्स के टाइम की। तो गवर्नर जनरल किसको इमेंसिपेशन ऑफ प्रेस कहा जाता था या भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता? तो अगर हम बात करें तो सर विलियम बेंटिक्ट हो, चाहे ऑकलैंड हो, लॉर्ड हार्डिंग्स हो, ये अलग अलग कंडीशन से जुड़े हुए। तो हमारे पास बचता है एक ऑप्शन, चार्ल्स मेटकॉल्फ। जी बिल्कुल, ये अलग अलग कंडीशन से जुड़े हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारा ये गवर्नर जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर समाचार पत्रों का मुक्तिदाता की बात करेंगे तो इंडियन प्रेस के ऊपर जितने प्रतिबंध, जितना बैंड लगा हुआ था, वो सारा हटाने का क्रेडिट जाता था किसको? चार्ल्स मेटकॉल्फ को। तो आपका सही आंसर क्या होगा? चार्ल्स मेटकॉल्फ। और 1835 से लेकर के 36 के बीच में यहाँ पर ये इन्होंने गवर्नर जनरल के रूप में शासन किया है, और इसीलिए इनको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहते हैं, क्योंकि भारतीय प्रेस से सारे इन्होंने प्रतिबंध हटाए थे। अब यहाँ पर एक और मैम आंसर हमको दिख रहा है का ऑप्शन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1828 से लेकर के 35 के बीच में सती प्रथा और ठगी प्रथा का अगर अंत करने की बात आएगी तो वहां पर लॉर्ड विलियम बेंटिक आएगा। और एक और ऑप्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट सी दिख रहा है, जो कि लॉर्ड ऑकलैंड, क्योंकि हमने जीटी रोड का नाम तो सुना है। अब जीटी रोड मींस ग्रैंड ट्रंक रोड, ये पहले शेरशाह सूरी के नाम से जानी जाती थी, शेरशाह सूरी रोड, और इसका नाम जीटी रोड रखने वाले कौन थे? लॉर्ड ऑकलैंड ही थे। जी बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
When was the first meeting of राज्यसभा held? पहली बार राज्यसभा का सत्र कब हुआ था, कब बैठक हुई थी? 3 अप्रैल 1950, 13 मई 1950, 3 अप्रैल 1952 या 13 मई 1952? 3 अप्रैल 1950, 13 मई 1950, 3 अप्रैल 1952 या 13 मई 1952? तो बिल्कुल अगर हम बात करें सर यहाँ पे तो राज्यसभा की पहली मीटिंग की बात है। हमें लगता है इसका आंसर यस ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, 13 मई मैम यहाँ पर 1952। बहुत क्लोज ऑप्शंस दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अप्रैल भी दिया हुआ है, वो भी 52 है, एंड मई भी दिया हुआ है, वो भी 52 है। तो ऑब्वियसली 50 में तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट 1952 में हुआ है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट मीटिंग भी उसी समय रही होगी। और फर्स्ट मीटिंग आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? 13 मई 1952, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बिल्कुल। बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वी हैव द गवर्नर ऑफ आरबीआई वाज अपॉइंटेड बाय। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा डैश द्वारा नियुक्त किया जाते हैं या किसके द्वारा किए जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फाइनेंस अथॉरिटीज या नन ऑफ दीज? तो बिल्कुल सर गवर्नर है, आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है। तो सेंट्रल बैंक है तो बिल्कुल लिंक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। मैम सेंट्रल बैंक भी बोला जाता है क्योंकि हमारे सारे जो बैंक्स हैं, जितने भी बैंक्स हैं, उन सारे बैंक्स को कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग बॉडी की अगर बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। 1935 को 1 अप्रैल 1935 को इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और अगर हम इसके गवर्नर के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो बिल्कुल ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही आरबीआई के गवर्नर को नियुक्त करती है। जी बिल्कुल। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन लंदन इन। गांधी इरविन समझौते को लंदन में हस्ताक्षर कब किए गए थे या कब किया था? 1925, 1930, 1931, 1937, 1925, 1930, 1931 या 1937? तो गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन लंदन इन व्हेन? तो बिल्कुल यहाँ पे सर ये बहुत ही अगेन क्रूशियल क्वेश्चन है क्योंकि डेट्स भी बहुत नियर बाय हैं और हमें जहां तक लगता है तो यस वी कैन गो विथ 1931, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल मैम, आपका एकदम सही अंदाजा आपने लगाया है, आपने सही गेस किया है, बिल्कुल 1931 होगा। और ये बात वही है गांधी इरविन समझौते की, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस चल रहे थे तो उसमें एक पॉलिटिकल एक पैक्ट किया गया था लॉर्ड इरविन के बीच में और गांधी जी के बीच में। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करेंगे तो 5 मार्च 1931 इसकी सही डेट थी। अब इसमें मैम बहुत सारे पैक्ट हुए थे, समझौते हुए थे कि जो छोटी मोटी हिंसाओं में बंद हैं, जो भारतीय कैदी जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे, उन सबको रिहा किया जाएगा। जो भगत सिंह वाला मैम प्रोविजन आता है वो भी कहीं ना कहीं इस गांधी इरविन पैक्ट से जुड़ा हुआ है क्योंकि उसमें महात्मा गांधी जी का रोल था। इसमें गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था। तो ये आपसे मॉडर्न इंडिया की डेट है, ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है। बिल्कुल। बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वी हैव गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर दिया था? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर? तो बिल्कुल सर यहाँ पे आपका एक हैशटैग एटीएम भी फ्लैश आउट हुआ था जहां पे आपने बिल्कुल जैनिज्म बुद्धिज्म में इसका जिक्र किया था। तो इफ कैंडिडेट्स हमारे साथ बने हुए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल उनको देने में कहीं पे भी कंफ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। और अगर हम बात करें हमारी, जहां तक हमें भी याद है, बिल्कुल तो सारनाथ क्या इसका सही आंसर? बिल्कुल मैम, आप हमारे साथ जुड़ी हुई थी इस प्रोग्राम में जब हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म को डिटेल में और बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी वहां पर किया था। तो अगर हम गौतम बुद्ध के फर्स्ट सरमन यानी कि धर्म उपदेश की बात करेंगे तो ऋषिपत्तन सारनाथ यानी कि सी आंसर आपका एकदम सही है कि लुम्बिनी उनका बर्थ प्लेस है। गया की बात करेंगे यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कुशीनगर उनका अंतिम स्थल था, तो इसीलिए सी ऑप्शन आपका सही है। बिल्कुल। चलेंगे आगे और आगे वी हैव वन साइंस क्वेश्चन विद अस जिसमें पूछा जा रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसीज कॉज्ड बाय वायरस? अब देखिए क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, वायरल डिसीज कौन सा है, बैक्टीरियल डिसीज कौन सा है? तो यहाँ हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? कॉलेरा, डेंगू, रेबीज या स्मॉल पॉक्स? तो बिल्कुल सर यहाँ पे अगर हम देखें तो रेबीज वायरस से होता है, स्मॉल पॉक्स का वायरस है, डेंगू भी वायरस से होता है। कॉलेरा की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कॉलेरा आंसर इसका हो सकता है। बिल्कुल सही आप का गैस किया आपने, बिल्कुल सही सोचा है मैम, ये इसका ऑप्शन सही है। कॉलेरा यानी कि हैजा और इसका बैक्टीरिया का नाम होता है विब्रियो कॉलेरा। देखिएगा विब्रियो कॉलेरा या विब्रियो कॉलेरी बोला जाता है उसको। अब डेंगू इजिप्टी मच्छर काटते हैं, वो भी एक वायरस डिजीज होता है, इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। रेबीज बिल्कुल वायरस से होता है और स्मॉल पॉक्स ये भी आपका वायरस से होता है। तो इसलिए अगर बैक्टीरिया की बात आएगी तो ए इसमें जो ऑप्शन आपको दिख रहा है कॉलेरा
वो आपका बैक्टीरियल डिसीज है, क्योंकि यहाँ अगर कैंडिडेट्स याद कर ले कि वायरल डिसीज कौन सी है, बैक्टीरियल डिसीज कौन सी है, प्रोटोजोअल डिसीज कौन सी है, क्योंकि जब हम इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस पढ़ते हैं जिसमें से कि मैक्सिमम क्वेश्चंस, और जैसा कि अभी हम जानते हैं सर मल्टीटास्किंग का हमारा वैकेंसी आया भी है, आ गई है बिल्कुल, तो उस वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो यस 10+2 लेवल का जो एक एग्जामिनेशन उसमें होने वाला है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर हम जीएस की बात करेंगे तो 20 to 25% साइंस का इंक्लूड होता है, और 20 क्वेश्चन के आसपास साइंस से वहां पर आते हैं, तो डिसीजेज उसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके अलावा आपके एनाटॉमी पे क्वेश्चंस आते हैं, तो कैंडिडेट्स को ये थोड़ा सा आगे पढ़ना पड़ेगा और जानना पड़ सकता है। चलिए बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इज Who of the following was associated with the August offer? निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेविल, लॉर्ड लिंथिंगो या लॉर्ड माउंटबेटन? तो अगेन वी हैव सर लॉर्ड्स विद अस। लॉर्ड इरविन का नाम है, लॉर्ड वेविल का नाम है, लिंथिंगो का नाम है, फिर उसके बाद माउंटबेटन का है। ऑगस्ट ऑफर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम ये आपसे पूछेंगे ऑगस्ट ऑफर एक्चुअली क्या है, फिर कहीं ना कहीं जो आंसर हमें लगता है उस पर हम बढ़ेंगे। लेकिन यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो व्हाट इज ऑगस्ट ऑफर। मैम अगर हम अगस्त ऑफर की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ये भी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा एक प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव की अगर बात चारों गवर्नर जनरल्स दिए गए हैं, इरविन भी नहीं था, और बेबल की अगर बात करेंगे तो बेबल भी वहां पर नाम नहीं आता है, वहां पर नाम आएगा आपका लॉर्ड लिथगो का नाम आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल। पर यहाँ पे वही बात आती है कि कुछ ऐसे ये नाम है या कुछ ऐसे पर्टिकुलर ये गवर्नर जनरल के नाम है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से सिचुएटेड है, लोकेटेड है या रिलेटेड है, तो कैंडिडेट्स को ये सारी बातें ध्यान रखनी है, समझनी है। आज के सेशन में फॉर योर इन्फॉर्मेशन #FYI में वी हैव डिस्कस्ड 1st and 2nd जनवरी के इवेंट, उसके साथ बर्थडेज, ऑबिचुरीज एंड यस योर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द क्वेश्चनएयर सेशन। तो बिल्कुल आज के सेशन को हम यहीं खत्म करेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो। और इसके साथ हम एक बात आपको बता दें, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज टुडे वी हैव कनेक्टेड ऑफलाइन मोड पे, बट यस कल से सुबह 9 बजे FYI आपके साथ जुड़ेगा बिल्कुल ऑनलाइन लाइव मोड पे, तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़िएगा शार्प एट 9 o'clock टुमारो मॉर्निंग विद हिस्ट्री गुरु। बिल्कुल फॉर योर इन्फॉर्मेशन #FYI, क्योंकि ये सेशन आपका है, आपकी जानकारी के लिए है। कीप ऑन कमेंटिंग, टेलिंग अस योर रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड्स, एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो व्हाइल वाचिंग, राइट? तो बिल्कुल फॉर योर इन्फॉर्मेशन #FYI में यही हम विदा लेंगे। नया साल शुरू हो चुका है, महिंद्रा गुरु के साथ आप जुड़ चुके हैं और इसी तरीके से हमारा साथ बना रहेगा आगे भी। एंड यस, कीप स्टडिंग, keep following Mahindra Guru channel, and do not forget your success is our success. Thank you so much.